हेलो गाइस, वेलकम टू वेबसाइट डेवलपर्स। ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल 2 है। हमने इसके पहले ट्यूटोरियल 1 को भी बनाया है। आप उसे जरूर वॉच करें इस ट्यूटोरियल को देखने के पहले, क्योंकि उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो आप उसे जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें बताएंगे। जैसा कि हमने थीम डेवलपमेंट के पार्ट 1 में हमने बताया था कि आपको नया ब्लॉग क्रिएट करना है और एक डिजाइन ढूंढना है, देन हम कोडिंग पार्ट में इंटर करेंगे। तो कोडिंग पार्ट में आने के बाद हमने बेसिक लेआउट बताया था और कुछ उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे सिंटेक्स वगैरह, टैग्स वगैरह, ये सब बताया था, एट्रीब्यूट वगैरह। तो ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल 2 है, इसमें हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लॉगर पर लॉगिन हो जाना है। देन हमें हमेशा 3 टैब ओपन रखना है। पहला लेआउट वाला सेक्शन, और दूसरा आपका ब्लॉग जहाँ पर हम देखेंगे आउटपुट रन करके कि आपके होम पेज वगैरह में कैसा दिख रहा है। और ये लेआउट यहाँ पे हम गैजेट वगैरह जो ऐड करते हैं उसके ऑप्शन देखेंगे। और तीसरा एडिट HTML, जहाँ से हम कोडिंग एडिट करते हैं ब्लॉगर थीम की। तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, इतना सिंटेक्स, कुछ इस प्रकार का सिंटेक्स था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम मेटा टैग लिखेंगे। 2-3 मेटा टैग हैं जो रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत ही जरूरी हैं, तो मैं उसे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लाइन लिख देता हूँ कि यहाँ से मेटा टैग स्टार्ट होते हैं। कमेंट लाइन आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, फिर डैश। और इसके अंदर हम मेटा टैग लिखेंगे, मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल्स टू UTF-8, कैपिटल में रहेगा, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और उसके बाद हम लिखते हैं मेटा कंटेंट इक्वल्स टू, फिर विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, कॉमा, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, मिनिमम स्केल इक्वल्स टू 1, और कॉमा लगाकर अगर आप जूम ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1 कर दें। अगर आप जूम ऑप्शन रखना चाहते हैं, जैसे वेब पेज को कोई जूम कर सके आपके ब्लॉगर को, तो मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1 नहीं रखेंगे। और नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट कर देना है। तो आइए कोडिंग पार्ट में 3 चीज़ें आती हैं, CSS, ब्लॉगर सेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं कोडिंग पार्ट के लिए। सबसे पहले आपको इन्हें सीखना पड़ेगा। तो आइए हम CSS सीखते हैं। तो हम ब्लॉगर में CSS कैसे यूज करेंगे? तो इसका कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ इस प्रकार से सिलेक्टर होता है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए H1 टैग है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी कि इसका कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 80px होना चाहिए। तो CSS जो भी हम लिखेंगे बीस्किन टैग के अंदर लिखेंगे और हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे, और प्रॉपर्टी के बाद हमेशा सेमीकोलन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं CSS आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी सी यहाँ पर। तो मैं यहाँ कुछ div सेक्शंस वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। कोई भी एलिमेंट आप बना सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करके बताता हूँ, फिर मैं उसे CSS से सिलेक्ट करके स्टाइल करूँगा और बताऊँगा कि कैसे ब्लॉगर में आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आपको जब हम डिजाइन करेंगे कुछ भी, जैसे हेडर फुटर वगैरह, तो उसमें दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं उसमें बता देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट हो गया, पर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहले सीख लेंगे कि कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हमने ये 4 सेक्शन बनाया। अब यहाँ पर बीस्किन के अंदर आना है और एक बेसिक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाना है, और ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें मार्जिन पैडिंग 0 करनी रहती है, क्योंकि ब्राउजर डिफ़ॉल्ट रूप से अलग अलग ब्राउजर अपने हिसाब से मार्जिन प्री डिफाइन किए जाते हैं, तो हमें उसे फिक्स्ड करना रहता है। तो हमने मार्जिन कॉलन 0 कर दिया, पैडिंग कॉलन 0 कर दिया, और लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगा दीजिएगा प्रॉपर्टी की। आपको CSS का सिंटेक्स हमने दिखाया भी है, कुछ इस प्रकार से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी हो जाएगा, पर ये लगाने से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव वगैरह बनता है, इसलिए हमने लगाया। अब उसके बाद हमें पहला मेथड आता है सिलेक्ट करने का, क्लास सिलेक्टर। तो उसके लिए हम एक क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसका हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे कोई भी नेम, जैसे क्लास 1, इसे बोलते हैं क्लास का नेम। जैसे क्लास 1 है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्लास नेम कहलाता है। तो इसी तरह हम इन तीनों में क्लास दे देते हैं, तीनों div में। क्लास एक एट्रीब्यूट है, तो इस प्रकार हम क्लास इसकी डिफाइन कर देते हैं। तो अब क्लास हमारा बन गया है, ये 3 सेक्शन है। अब इसका CSS सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए CSS कैसे हम इसमें स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको सिलेक्ट करने के लिए हम इसे क्लास के अंदर कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम डॉट लगाते हैं। क्लास जब बनाते हैं तो उसके लिए डॉट लगाते हैं। बीस्किन टैग के अंदर जाएंगे, डॉट, फिर क्लास का नेम। जैसे इस div का क्लास का नेम क्या है? क्लास 1, जो हमने बताया था, जो उसकी वैल्यू है वही क्लास नेम है। तो डॉट क्लास 1, और उसके बाद जो भी आपको इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे इसका कलर वगैरह जो करना है, div1 का कलर रेड कर दे रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए हमने बताया है। तो इसी प्रकार आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं कलर रेड करके सेव कर रहा हूँ। अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए div1 div2 हमने बनाया था 3 div, तो div1 का कलर रेड हो चुका है। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से बनाना है। आइए हम इसे और एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब क्लास 2 को हमें सिलेक्ट करना है।
तो ये क्लास इक्वल टू क्लास 2 इसकी वैल्यू है, तो यानी क्लास नेम क्लास 2 है, तो डॉट फिर क्लास नेम उसका लिखेंगे जिस div को सिलेक्ट करना है, तो क्लास 2, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिख देंगे कि उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, कलर कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ एग्जांपल के लिए फॉन्ट साइज दे दे रहा हूँ 50 px, तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, 50 पिक्सल के लगभग हो जाएगा। ये div2 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज। तो इसी तरह हम div3 भी सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए डॉट फिर क्लास का नेम, तो क्लास 3 div3 की हमने क्लास बनाई क्लास 3। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसकी भी प्रॉपर्टी लिख देंगे, जैसे कलर कॉलन, हम यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, इसके लिए हेक्साडेसिमल कोड वगैरह भी आते हैं, बट यहाँ पर मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूँ येलो, और यहाँ पर सेव करते हैं और ब्लॉक को हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए ब्लॉक, और यहाँ पर div1 का कलर रेड है, div2 का फॉन्ट साइज 50 px है, और div3 येलो कलर में। येलो इसलिए नहीं दिख रहा, वेब पेज वाइट है तो येलो कलर थोड़ी गायब हो जा रहा है। आइए अब हम कुछ इसके अंदर और टैग्स लगाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। अभी तो नॉर्मल वर्ड था, अब उसके अंदर हम कई टैग्स बनाते हैं, जैसे h1 टैग में यहाँ पर हम हेलो वर्ड लिख दे रहे हैं div क्लास 2 के अंदर, यानी जो सेकंड वाली div है उसके अंदर। तो अब हमें मान लीजिए h1 को कॉल करना है, यानी सिलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट उसके पेरेंट का नाम, डॉट फिर क्लास 2 फिर स्पेस। अब इसके अंदर आना है तो हमें स्पेस देना पड़ेगा, देखिए डॉट क्लास 2 है, अब इसके बाद एक स्पेस, मतलब इसके अंदर आ गए क्लास 2 के अंदर। अब अंदर आने पर हम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे h1 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टैग के नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं h1, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब डॉट क्लास 2 के अंदर हमें जाना है, फिर उसके बाद h1 टैग को सिलेक्ट करना है। अब हम उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दे देंगे, तो जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे वो h1 टैग में अप्लाई होगा, वह भी जो डॉट क्लास 2 है, यानी क्लास 2 वाले h1 के पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी की यूज से यहाँ पर बॉर्डर लगाया हुआ था, तो यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है, देखिए यहाँ पर h1 हेलो वर्ड है, उस बॉर्डर आ चुका है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर कई मल्टीपल h1 बना देते हैं, देखिए ये 3 h1 है, अगर हम इसे अभी सेव करते हैं तो यहाँ पर तीनों h1 में बॉर्डर आ जाएंगे। देखिए जितने भी h1 रहेंगे, जितने भी टैग हैं, तीनों में बॉर्डर आ चुका है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमें सभी में चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर में चाहिए, तो उसके लिए भी हम अंदर क्लास बना सकते हैं। जैसे ये हमें सेकंड वाले में नहीं चाहिए या सेकंड वाले में कुछ और चाहिए, तो इसके लिए हम एक क्लास बना देंगे सेकंड वाले के लिए भी। तो क्लास इक्वल्स टू ABC, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं क्लास का, जरूरी नहीं कि आप क्लास 1 2 रखें, ABC रखें, अपने नाम की भी क्लास बना सकते हैं। तो डॉट क्लास 2 स्पेस, फिर क्लास 2 के अंदर हमें किसे सिलेक्ट करना है, ABC को, तो डॉट ABC, देखिए डॉट ABC, इससे सिलेक्ट हो गया कि क्लास 2 के अंदर जाना है, स्पेस दिया है, फिर उसके अंदर जो डॉट ABC वाला कंटेंट है, यानी डॉट जिसकी क्लास ABC है, तो उसका हम यहाँ पर कलर ग्रीन कर दे रहे हैं। इसी प्रकार हम ऊपर जो बनाए थे बॉर्डर के लिए उसका कलर ग्रे कर दे रहे हैं। अब देखिएगा बॉर्डर तो हट जाएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी रिमूव कर दी है, पर ऊपर नीचे के जो h1 है उनका कलर ग्रे हो गया है, और यहाँ जो मिडिल में है, यानी जिसकी क्लास हमने ABC बनाई थी, उसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो आप जान गए हैं कि किस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिलेक्टर का बेसिक नॉलेज आपको दे देना चाहता हूँ, कैसे कैसे हम ब्लॉगर पर सिलेक्ट करते हैं। आपको याद रखना होगा कि हमेशा बीस्किन के अंदर ही हम CSS अप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं आप स्टाइल टैग से भी करेंगे। स्टाइल टैग का हम आगे प्रयोग करेंगे, उसे हम बताएंगे कि कैसे आप स्टाइल टैग के थ्रू CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हेलो वर्ड हम इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, क्लास 1 में भी। इसी प्रकार आप इसे कई क्लासेस में पेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमने एलिमेंट बनाने थे क्लास 1 के अंदर भी, तो मैंने उसे ही पेस्ट कर दिया कॉपी करके। अब देखिए क्लास 1 के एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है, तो डॉट क्लास 1, फिर ये सिलेक्ट हो गया, पेरेंट सिलेक्ट हो गया, फिर स्पेस देंगे, यानी इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर हम जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे हेलो वर्ड ये सब है h1 टैग में है सभी। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट h1 टैग के अंदर कुछ लिखेंगे तो तीनों में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जितने भी होंगे सभी में यह हो जाएगा। जैसे फॉन्ट साइज कॉलन, यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज कुछ दे दे रहा हूँ, जैसे 21 px। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए div1 के अंदर तीन h1 हमने बनाया, हेलो वर्ड के 3 हैं, और तीनों का फॉन्ट साइज 21 px हो गया। और इसका कलर रेड है क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास 1 के अंदर जो कलर रेड अप्लाई किया था उसके पेरेंट का। अगर हमें कलर इसका चेंज करना है तो उसके पेरेंट का कलर भले रेड है, यहाँ पर h1 टैग के अंदर हम उसका कलर ब्लैक कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर h1 टैग का कलर ब्लैक हो जाएगा। हमने यहाँ पर h1, अब मान लीजिए हमें सिर्फ पहला टैग सिलेक्ट करना है, सिर्फ पहला h1,
यानी div1 के अंदर जो पहला h1 आ रहा तो उसके लिए हम h1 कॉलन फर्स्ट चाइल्ड यूज करते हैं, यानी टैग का नेम और फर्स्ट, यानी जो h1 टैग है, जैसे कई मल्टीपल h1 टैग है, उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला वाला h1 टैग बस सिलेक्ट होगा, अपने पेरेंट div का पहला वाला h1। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं, पहला वाला h1 है उसका कलर ब्लैक हो गया क्योंकि हमने h1 में ब्लैक दिया है, और इसकी फॉन्ट साइज भी डिक्रीज हो गई है 21 px, क्योंकि h1 की डिफ़ॉल्ट साइज 21 px से ज़्यादा होती है, तो ये सभी बड़े अक्षर हैं और ये इसकी हमने 21 px किया है, इसलिए इस प्रकार है। तो अगर आप उसे इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो और भी CSS प्रॉपर्टी है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, यानी जो सबसे लास्ट वाला h1 आ रहा है, तो उसके लिए हम पेरेंट का नाम लिखेंगे डॉट क्लास 1, फिर स्पेस देंगे, उसके अंदर आ गए। अब उसके बाद हम लास्ट वाला एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो h1 कॉलन लास्ट चाइल्ड, टैग का नाम फिर लास्ट चाइल्ड, लास्ट डैश चाइल्ड होता है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, जैसे कलर कॉलन ग्रीन। फॉन्ट साइज भी इसकी हम दे सकते हैं, तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ 50 px का देता हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए अभी नॉर्मल है, यहाँ पर रेड कलर। अब हम रिफ्रेश करते हैं, इसकी फॉन्ट साइज 50 px हो गई, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ग्रीन कलर हो गया, क्योंकि हमने उसमें CSS प्रॉपर्टी दी। लेकिन हमने यहाँ पर बीच वाले में अगर CSS अप्लाई करना है तो क्लास के नेम से हम इसे कॉल कर सकते हैं। देखिए क्लास मल्टीपल जगह आप असाइन कर सकते हैं, जैसे ABC हमने क्लास 2 के अंदर जो h1 है उसमें भी असाइन किया है, और ABC क्लास 1 के अंदर भी असाइन किया है, तो आप मल्टीपल टाइम्स भी क्लास को असाइन कर सकते हैं। कई एलिमेंट्स में एक ही क्लास को असाइन कर सकते हैं, उसका भी हम आगे डिटेल बता रहे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप कंडीशनल टैग्स वगैरह भी देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर जाएंगे जो कि आपके ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट में जरूरी। तो यहाँ से आपने सीखा कि कैसे हम क्लास नेम के द्वारा एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब दूसरा सिलेक्शन मेथड आता है आईडी के, क्योंकि हम जगह जगह पर आईडी का भी सिलेक्ट करके दिखाएंगे आपको, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे हुआ। तो आप आईडी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लास को रिमूव कर देते हैं। आप क्लास रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ये एलिमेंट रिमूव कर देता हूँ और इनका आईडी दे देता हूँ, यानी क्लास नेम रिमूव कर देता हूँ। आप क्लास के साथ आईडी भी दे सकते हैं, मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते, सिर्फ एक आईडी दे सकते हैं। तो आईडी इक्वल्स टू मैं यहाँ पर सेकंड कर देता हूँ, और इसी प्रकार यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट div ये सेकंड div सेम CSS क्लास की तरह है, आप इसे भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैश लिखते हैं, उसके बाद हम आईडी का नेम, जैसे आईडी की वैल्यू फर्स्ट थी यानी फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है, ये देखिए आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट है यहाँ पर, तो जो इसकी वैल्यू ये लिखेंगे हैश के बाद। देन इसके बाद हम अगर किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे ABC, तो उसके बाद स्पेस देंगे और डॉट ABC, यानी क्लास नेम टैग नेम किसी भी नाम से हम उसे कॉल करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसका पूरा CSS लिख सकते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये सब प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कलर कॉलन रेड करता हूँ, और यहाँ पर हम आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये ABC नाम की क्लास सिलेक्ट हो गई, वो भी div1 से, क्योंकि हमने उसे ID से कॉल किया है इस बार। पहले मैंने आपको क्लास से बताया, तो अब मैंने आईडी से भी बता रहा हूँ कि आईडी से कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पेस से मतलब कि उसके अंदर का हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार हम कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करते हैं कि पेरेंट का नाम फिर उसके चाइल्ड का नाम, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर p टैग बना देता हूँ, कोई भी पैराग्राफ टैग होता है p टैग मीन्स, और इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे हेलो आई एम वेबसाइट डेवलपर्स, कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करके इसका CSS इफेक्ट की कैसे कैसे आप CSS अप्लाई करेंगे। तो हैश फर्स्ट स्पेस p, अब इसके लिए हमने क्लास क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इस div के अंदर सिर्फ सिंगल p है, वह पैराग्राफ अकेला है, और इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, और यहाँ सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये जो पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू हो गया। ये सिंगल पैराग्राफ था, इसे इसलिए हमने इसे डायरेक्ट टैग के द्वारा सिलेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर हाँ ये कॉपी हो गया, ये पेस्ट, और भी 2-3 हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक div बना देता हूँ div, और दूसरे एलिमेंट को हम div के अंदर रख देते हैं, यानी ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, और इस div के हम एक क्लास भी दे देते हैं, यानी div जिसकी आईडी फर्स्ट है उसके अंदर एक और div है जिसकी क्लास हमने टेक्स्ट बनाया, उसके अंदर p टैग हमने रखा, पैराग्राफ टैग ये है। अब हम इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ पैराग्राफ टैग है तीनों कलर रेड हो जाए, ब्लू हो जाएंगे,
क्योंकि हमने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि div हैश फर्स्ट के अंदर जो भी p टैग है यानी पैराग्राफ टैग है उनका कलर ब्लू कर दो। लेकिन हमें चाहिए कि ये टेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर का कलर ब्लू ना हो, सिर्फ उसका बस हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट वाले div का बस कलर ब्लू हो। तो उसके लिए हम पेरेंट का नाम लिखेंगे हैश फर्स्ट जो मेन div है, उसके बाद ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला p टैग है यानी पैराग्राफ उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्टली कनेक्ट हो आईडी, जिसकी आईडी फर्स्ट है उस div से डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो देखिए फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ टैग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन सेकंड वाला पैराग्राफ डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है क्योंकि उसके पहले उसका पेरेंट एक div है जिसकी क्लास टेक्स्ट हमने बनाई। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं ओल्ड कोड। तो यहाँ पर हैश फर्स्ट फिर ग्रेटर देन फिर p टैग और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसका CSS अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कलर रेड हो जाएगा। इसका हम ब्लू कर देते हैं क्योंकि हमने पिछली बार भी ब्लू किया था। तो ये div फर्स्ट आया, उसके अंदर हम जो डायरेक्टली p टैग हो गया यानी हमने आईडी सिलेक्ट कर लिया, तो ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। लेकिन ये दूसरा वाला div कनेक्टेड है डायरेक्टली, ना कि p टैग, क्योंकि उसके चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है। अब हम रिफ्रेश कर दें तो देखिए पहला वाला जो div है उसके अंदर जो p टैग है सिर्फ वह ब्लू हुआ है, लेकिन ये जो टेक्स्ट वाला है उसके अंदर जो p टैग थे वह नहीं हुए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। तो इससे नहीं होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उसी में अप्लाई होगा। तब यहाँ पर हम कुछ कोड रिमूव कर देते हैं, सारा कोड, क्योंकि हम यहाँ पर और भी कुछ इफेक्ट दिखाने वाले हैं और भी चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर h1 टैग में हम कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं जैसे हेलो, और फिर से कोई हम पैराग्राफ टैग बनाते हैं उसमें भी हेलो, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं, हर एक का फॉन्ट साइज वगैरह अलग अलग होता है। और इस पेन टैग बनाते हैं, इसमें भी हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो। अब मान लीजिए हमें सभी में सेम अप्लाई करना है प्रॉपर्टी, मल्टीपल आईडीज को सिलेक्ट करना है। हमने एक div बना लिया, इसका क्लास भी बना देते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं, टैग से भी कर सकते हैं, बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो क्लास इक्वल टू इसका ब्लॉग बना देता हूँ। सेक्शन कभी मत बनाइएगा क्योंकि ब्लॉगर की डिफ़ॉल्ट क्लास होती है सेक्शन। तो यहाँ पर मैं ओल्ड CSS कोड को भी रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर नए सिरे से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल में हमें एक ही अप्लाई करना है। यहाँ पर सेव करते हैं और रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। सभी का फॉन्ट साइज वगैरह अलग है क्योंकि ये p टैग है, ये स्पैन टैग है, ये h1 टैग है, तो इनका फॉन्ट साइज अलग अलग है। अगर हमें सभी को सेम CSS अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए पेरेंट का नाम यानी पेरेंट की क्लास का नाम डॉट, फिर पेरेंट की क्लास का नाम ब्लॉक, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, फिर उसके अंदर जो चाइल्ड है यानी h1, ये अगर हमें सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है एक ही प्रॉपर्टी तो हम स्टार लगा सकते हैं, यानी जितना भी सारा भी है डॉट ब्लॉक के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी सिलेक्ट हो गए। स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है और इसकी फॉन्ट साइज हम 50px कर देंगे। अब देखिए सेव करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सभी का फॉन्ट साइज 50px हो गया, क्योंकि स्टार लगाने से उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहते हैं सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है इसीलिए, क्योंकि उस डॉट ब्लॉक के अंदर जितने भी होंगे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मल्टीपल को अलग अलग सिलेक्ट करना है, डॉट ब्लॉक स्पेस h1 को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद डॉट ब्लॉक स्पेस स्पैन टैग को सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार हम मल्टीपल टैग को एक साथ सिलेक्ट करते हैं अगर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर सेव करेंगे तो जो स्पैन और h1 टैग है उसका बस कलर फॉन्ट साइज 50px होगा, जबकि यहाँ पैराग्राफ टैग का कलर फॉन्ट साइज 50px नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉमा लगा के सिर्फ स्पैन टैग तक को ही सिलेक्ट किया है, p टैग को तो हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पर हम 2-3 और div बना लेते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं क्लास के थ्रू कैसे सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल आइटम्स को। मीन्स एक ही क्लास को हम असाइन करेंगे सभी आइटम्स में। तो यहाँ पर मैं p टैग div टैग के अंदर p टैग कर देता हूँ और कुछ यहाँ पर भी क्लास बना देता हूँ। क्लास इक्वल्स टू कोई भी क्लास आप बना सकते हैं, ब्लॉक 1 में बना देता हूँ। तो अभी सिलेक्ट करने के लिए तो अब देखिए ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डॉट ब्लॉक, फिर क्लास का नाम लिखेंगे क्योंकि क्लास में हम डॉट लगाते हैं, अगर आईडी होता तो हैज लगाते हैं, फिर कॉमा। अब ब्लॉक 2 को सिलेक्ट करना है तो डॉट ब्लॉक 2, यहाँ पर देखिए डॉट ब्लॉक 2, हमने 2 एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट किया है। कॉमा ये सेपरेटर होता है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल को। तो यहाँ पर डॉट ब्लॉक 2 का कलर रेड कर दिए, फॉन्ट साइज 20px। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो कलर रेड हो जाएगा, लेकिन फॉन्ट साइज इसलिए नहीं इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज डिफाइन किया है। ब्राउजर की डिफॉल्ट साइज होती है पैराग्राफ टैग वगैरह की, ये सब प्री डिफाइन है इनकी साइज,
तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर h1 टैग और p टैग को इंक्लूड करना पड़ेगा सिलेक्टर में। तब देखिए यहाँ पर डॉट ब्लॉग है, उसके बाद हम यहाँ पर h1 टैग यानी ब्लॉक 1 का h1 टैग सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ब्लॉक 2 के बाद स्पेस देंगे और p टैग यानी उसके अंदर जो p टैग, अब ये दोनों का देखिए वो फॉन्ट साइज 50 px हो जाएगा। अब कलर उसका रेड है क्योंकि हमने एक साथ ही से सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे रिमूव करते हैं और एक और div बना के आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि मल्टीपल क्लास एक साथ कैसे असाइन की जा सकती हैं। जैसे ये div1 हो गया, इसी प्रकार मैं div2 बना लेता हूँ और भी हम यहाँ पर बना सकते हैं div, तो मैं 3, 4 सभी को बना लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल क्लास एक साथ ही असाइन करेंगे। अब क्लास देखिए हम मल्टीपल असाइन करते हैं तो क्लास इक्वल्स टू और सेम क्लास हम सभी को देंगे। जैसे कलर, कई बार हमें एक ही कलर को सभी को असाइन करना रहता है, तो अब सबके लिए हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कलर कॉलन रेड रेड रेड, तो इसके लिए थोड़ी कोड बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक ही क्लास सभी को असाइन कर देंगे। देखिए कलर को सभी div को एक ही क्लास हमने असाइन कर दिया कलर। अब डॉट कलर फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो जिसको जिसको कलर नाम की क्लास असाइन है उन सभी का कलर चेंज हो जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कलर ग्रीन कर देता हूँ, जिस div में यहाँ पर कलर नाम की क्लास ऐड है तो उन सभी का कलर ग्रीन हो जाएगा। देखिएगा ये सभी ग्रीन हो चुके हैं। इसी प्रकार हम थोड़ी और CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं आपको ब्लू करके दिखाता हूँ क्योंकि वेब पेज पर ब्लू कलर अच्छा दिखेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ब्लू कलर यहाँ पर विजुअल है। तो अब आइए देखते हैं कि इनलाइन CSS इसमें कैसे देते हैं। इनलाइन CSS के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो स्टाइल इक्वल्स टू फिर एट्रीब्यूट में मैंने बताया था सिंगल कोट लगाते हैं, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे फॉन्ट साइज 30 px। अब यहाँ पर सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा इसका फॉन्ट साइज बस 30 px हो जाएगा। तो यहाँ से आपको CSS का एडवांस नॉलेज हो गया है कि आपको कैसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और कैसे उसमें CSS अप्लाई करना है, उसकी स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है। तो आइए अब देखते हैं ब्लॉगर का सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है ये सभी। तो यहाँ पर हम ओल्ड कोड को रिमूव करते हैं जो कि हमने अभी CSS सीखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, तो हम उसे रिमूव करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो हमने यहाँ पर लिखा है इसे बस आपको छोड़ देना है, देन उसके अंदर जो बॉडी के अंदर है वह सब भी रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी अभी ब्लैंक हो चुकी है और बी स्क्रीन के अंदर सिर्फ हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर को रखा है जिसमें हमने मार्जिन 0 की है, पैडिंग 0 की है। तो अब हम यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के लिए बी सेक्शन टैग का यूज होता है, तो बी कॉलन सेक्शन, फिर उसके बाद हम उसकी क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम जरूरी नहीं पर आईडी जरूरी है, तो क्लास एट्रीब्यूट में हम क्लास की नेम देते हैं, क्लास इक्वल्स टू हेडर डैश सेक्शन। इसी प्रकार हम उसकी आईडी देते हैं, तो आईडी हेडर और नेम देते हैं। नेम में जो लेआउट में शो होता है कि यह हेडर एरिया तो वह नेम होता है, तो हम एक नेम दे देते हैं हेडर एरिया। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ हम सबसे पहले लेआउट में सेक्शन दिखता है तो लेआउट को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर हेडर एरिया आ चुका है जो कि अभी हमने नेम दिया है और एक सेक्शन बन गया है जहाँ पे हम ऐड अ गैजेट करके गैजेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि लेआउट्स में जो भी हम CSS अप्लाई करेंगे तो उसको हम बी टेम्पलेट स्क्रीन के अंदर लिखेंगे। तो अब देखिए हम बी टेम्पलेट स्क्रीन के अंदर से हम कैसे CSS अप्लाई करते हैं बी लेआउट सेक्शन के लिए। तो लेआउट के लिए हम लिखते हैं बॉडी हैच लेआउट फिर स्पेस, फिर हम आईडी या क्लास का नाम देते हैं जिसे हम सेक्शन को स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे हैच हेडर, और हम उसकी विड्थ 50% कर देते हैं। अब यहाँ हम आकर अपने ब्लॉगर पर रिफ्रेश करेंगे लेआउट वाले सेक्शन पर, यहाँ पर देखिएगा जो हेडर का सेक्शन है उसकी विड्थ 50% हो चुकी है। इसी प्रकार हम इसका कलर वगैरह सब कुछ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको दिखा दिया हूँ ताकि आप यह ना सोचिए कि यह बी टेम्पलेट स्क्रीन किस काम का है। तो यहाँ से आपने बी सेक्शन टैग भी बनाना सीख लिया है। अब आइए देखते हैं ब्लॉगर के कंडीशनल टैग्स, क्योंकि ब्लॉगर के कंडीशनल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि जरूरी है ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट के लिए। कंडीशन देते हैं इसमें, तो पहला कंडीशन टैग हम यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्रीन के जस्ट ऊपर। तो कंडीशनल टैग लिखते हैं बी कॉलन इफ टैग के अंदर और उसमें हम कॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो एक जरूरी कंडीशनल टैग मैं आपको लिखवा रहा हूँ, डाटा कॉलम व्यू डॉट इच, फिर उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं लेआउट मोड, जो भी पेज होगा यानी जब हम लेआउट ओपन करेंगे तब यह क्या कहते हैं बी स्क्रीन होगा, तो इस बी स्क्रीन का CSS अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम /b करके इसे क्लोज भी कर देंगे। लेकिन हमें उससे क्या मतलब, बी स्क्रीन टैग तो हमें होम पेज पर शो कराना है, बाकी पेजेस पर शो कराना है, लेआउट को तो शो नहीं कराना है इसका CSS। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन को फॉल्स करेंगे। तो बी इफ कॉन्ट इक्वल्स टू डाटा कॉलम व्यू इज जो लेआउट मोड है उसके जस्ट पहले एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यह लेआउट मोड में लोड नहीं होगा, तो इससे स्पीड आपकी इंक्रीज रहेगी जब भी आप लेआउट मोड ओपन करेंगे और इसका इफेक्ट भी लेआउट मोड पर नहीं पड़ेगा। अब बी टेम्पलेट स्क्रीन जो होता है वो लेआउट मोड के लिए बस होता है,
इसको सिर्फ हमें लेआउट पर शो कराना है, बाकी होम पेज वगैरह पर नहीं शो कराना है, नहीं तो आपकी वेब पेज की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम इसमें सेम कोड पेस्ट करेंगे, बस ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे और लास्ट में इसे हम क्लोज कर देंगे /b करके। मतलब जो बी टेम्पलेट स्क्रीन है सिर्फ लेआउट मोड पर ही लोड हो, बाकी होम पेज वगैरह पर लोड नहीं होगी, तो इससे हमारा पेज का स्पीड बढ़ेगा। ये तो जरूरी कंडीशनल टैग था जो कि मैंने बता दिया कि ये लिखना जरूरी। अब आइए हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए b:if const इक्वल्स टू कंड के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, जैसे डाटा व्यू डॉट ईच लेआउट मोड, या लेआउट के लिए होता है। अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर लेआउट मोड है तो हेडर सेक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो ये हेडर सेक्शन अभी दिख रहा है, हेडर एरिया। अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर हेडर एरिया नहीं दिखेगा, देखिएगा ब्लैंक पेज देगा। ये ब्लैंक पेज है, इसमें कहीं भी सेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन फॉल्स कर दी है कि लेआउट मोड अगर होगा तो ये नहीं दिखना है। अभी हम इसे ड्रैग करके नीचे कर देते हैं, क्योंकि हमें लेआउट मोड पर इस कंडीशन का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं b:if const इक्वल्स टू डाटा व्यू डॉट ईच होम पेज। इसका मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट है वह सिर्फ होम पेज पर शो होगा, बाकी पोस्ट वगैरह में नहीं शो होगा। तो अभी हम होम पेज पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हेलो वेलकम मैसेज शो कर रहा है। लेकिन अगर अभी यहीं पर हम कोई पेजेस वगैरह ओपन करते हैं या लेबल्स वगैरह ओपन करेंगे, यहाँ पर अचीव में ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हेलो वेलकम मैसेज नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा चुकी है यहाँ पर ना b:if के अंदर कि अगर होम पेज होगा तभी बस शो होगा। और यहाँ पर हम इसे रॉन्ग कर देते हैं कंडीशन को कि अगर होम पेज नहीं होगा तभी बस शो होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया, तो ये रॉन्ग कंडीशन हो गई। तब देखिए ये होम पेज का यूआरएल नहीं, यहाँ पर रिफ्रेश करने पर हेलो वेलकम शो हो रहा। अगर हम इसे रिमूव करते हैं /2022 को, तो यहाँ पर ये होम पेज का यूआरएल आ चुका है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर नहीं शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन कर दी कि अगर होम पेज नहीं होगा तब बस शो होना है, मतलब होम पेज पर नहीं शो होना है। तो ये कंडीशन हो गई होम पेज के लिए। अभी अगर आपको सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम्स भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स बताता हूँ। मतलब जैसे लेवल्स वगैरह होते हैं, इसमें मल्टीपल पोस्ट होती है अचीव पेजेस पर, तो ये सब मल्टीपल आइटम्स कहलाते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं डाटा व्यू डॉट ईच मल्टीपल आइटम्स। कैपिटल स्मॉल का आपका ध्यान देना। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो यह होम पेज पर भी हेलो वेलकम मैसेज शो करेगा। अगर हम 2022 ओपन करेंगे, इसमें भी हेलो वेलकम मैसेज शो करेगा, लेकिन यह तब मैसेज नहीं शो करेगा अगर कोई पोस्ट ओपन है। यानी जैसे ये कोई हम पोस्ट ओपन कर देते हैं इस ब्लॉग की, तो ये सिंगल आइटम है, ये मल्टीपल पोस्ट के अंदर नहीं आता है, तो इसमें हेलो वेलकम मैसेज नहीं शो होगा, तो ये कंटेंट नहीं शो होगा। अभी हमें कोई मान लीजिए सिंगल आइटम यानी पोस्ट पर बस शो कराना है, तो उसके लिए हम एक और कंडीशन यूज करते हैं, ईच सिंगल आइटम्स। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आइटम्स नहीं आइटम हो, तो यहाँ पर सिंगल आइटम कर देते हैं और हम इसे सेव कर। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये ब्लॉग का यूआरएल यानी पोस्ट का यूआरएल है, इसमें हेलो वेलकम शो हो रहा है। लेकिन अगर हम होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर मैसेज नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी है ना कि अगर सिंगल आइटम यानी पोस्ट होगा तभी बस ये शो होगा। और हम इसमें मल्टीपल कंडीशन भी एक साथ दे सकते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन देने के लिए यहाँ पर एंड का यूज करते हैं, तो स्पेस एंड फिर स्पेस देकर हम दूसरी कंडीशन लिख देते हैं, जैसे डाटा व्यू डॉट ईच होम पेज। इसी प्रकार आप और कभी यूज कर सकते हैं कि मतलब अगर सिंगल आइटम हो या फिर होम पेज हो तभी बस हो, ये सब कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशंस के बारे में जान लिया कि हमें ब्लॉगर कंडीशनल टैग्स का कैसे यूज करना है। तो ब्लॉगर कंडीशनल टैग्स भी यहाँ से एंड हो गया। अब हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उसे बता देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने एक्स्ट्रा सीखने के लिए चीजें ऐड की हैं उसे रिमूव कर देंगे। अब 2 CSS और हम लिख देते हैं, 1-2 CSS जो कि जरूरी है। तो यहाँ पे HTML एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं जो कि जरूरी हैं, जैसे कि ओवरफ्लो -x हिडन, या डेस्कटॉप वर्जन में और मोबाइल वर्जन में जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल अपने आप चालू हो जाता है, टेस्ट स्क्रीन के बाहर जाते हैं, उसके लिए लगाते हैं। इसी तरह वेब की टेस्ट साइज एडजस्ट 100% करते हैं। अब इसे हम MS भी कर देते हैं। ये क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के लिए, अलग अलग ब्राउजर्स के लिए। इन कोड्स को आपको सिंपली लिख लेना है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, ये सब जरूरी है, यह मानकर आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इमेज टैग के लिए यहाँ पर लिखेंगे मैक्स विड्थ 100%, क्योंकि इमेज की विड्थ बहुत ज़्यादा होने पर वह स्क्रीन के साइज के बाहर चली जाती है, तो हमें स्क्रीन साइज के अंदर रखना है, इसलिए हम मैक्स विड्थ 100% कर देंगे। इसके बाद हम एंकर टैग होता है, तो उसका कलर हम इनहेरिट करेंगे, ताकि उसके पेरेंट का जो कलर हो वही इनहेरिट हो जाए, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से उसका कलर ब्लू होता है
और बॉटम में एक अंडरलाइन होती है, तो उसके लिए हम उसे रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं। तो यहाँ से हमारा जरूरी कोट्स भी खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने ये मेटा टैग ऐड करवाया, बाकी सब सीखने के लिए था, तो आपको उसे अभी नहीं लिखना है। ये मेटा टैग हमने ऐड करवाया और ये बी कंडीशन जो थी, कंडीशनल टैग था, ये ऐड किया कि बी स्क्रीन टैग जो हो सिर्फ वेब पेज पर लोड हो। और ये हमने 2-4 लाइन कुछ लिखवाया CSS जो कि ज़रूरी CSS है। और इधर फिर से हमने कंडीशनल टैग ऐड किया है बी टेम्पलेट स्क्रीन में। और लास्ट में हमने एक बी सेक्शन टैग ऐड किया क्योंकि बी सेक्शन टैग के बिना सेव नहीं होती थीम। तो ये सभी टैग हमने अभी ऐड किए हैं। तो ये सिर्फ आपको इतना सेव करना है, बाकी सब हम सिखाने के लिए बता देते। अभी हम इसे सेव करते हैं, अपने ब्लॉग को हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बी सेक्शन तो बनाया पर उसके अंदर विडगेट नहीं है। तो यहाँ पर हम अभी के लिए फ़िलहाल H1 टैग में कुछ लिख देते हैं, जैसे वेलकम वगैरह का मैसेज। तो यहाँ पर हम H1 टैग में वेलकम टू वेबसाइट डेवलपर्स लिख रहे हैं और उसके बाद हम सेव कर रहे हैं क्योंकि एक मैसेज तो कम से कम शो होना चाहिए वेबसाइट पर। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर यह मैसेज शो हो रहा है। तो अब हमने बहुत कुछ एडवांस चीज़ें भी सीख ली हैं, जैसे कि XML HTML टैग्स भी हम जानने लगे, CSS सिंटैक्स एंड सिलेक्टर भी जानने लगे और ब्लॉगर में सेक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं ये भी जानने लगे। तो अब हम अगले वीडियो से थीम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो से हम हेडर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 बाय 1 हम सब कुछ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हेडर बनाएंगे, देन से हम कंटिन्यूस बढ़ते रहेंगे। सो मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और आप जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा था, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक्स।